Hello guys, I am Anshuman. Welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my 8th video of second chapter of accounts, that is basic accounting terms. To today's classes we will be dealing with some more basic accounting terms and we are understanding the concepts of that what is the meaning of that term with examples. So without wasting time, let's get started. तो हम लोग ने 3-4 वीडियोस पहले हम लोग ने एक सेल और परचेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो सेल पर पहले आते हैं। सेल हमने बताया था कि जब भी हम लोग सेल की बात करेंगे तो वो सेल ऑफ गुड से होगा, ठीक है। जब भी हम लोग सेल की बात करेंगे तो वो सेल ऑफ गुड से होगा, ठीक है। एक मिनट, सेल ऑफ गुड्स से होगा। फिर हमने आपको ये भी क्लासिफाई करवाया था कि सेल जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। सेल जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है कैश बेसिस पर और एक होता है क्रेडिट बेसिस पर, ठीक है। कैश बेसिस पर एक और एक होता है क्रेडिट बेसिस पर। अभी मैं कैश बेसिस पर नहीं जा रहा हूँ कि कैश बेसिस पर हर काम इजीली हो जाता है कैश पर, ठीक है। क्रेडिट बेसिस पर दिक्कत आता है, ठीक है। जब आप गुड्स सोल्ड करते हो क्रेडिट पर, ठीक है, जब आप गुड्स सोल्ड करते हो क्रेडिट पर, चाहे किसी को भी सोल्ड करो, चाहे राम को सोल्ड करो या चाहे श्याम को सोल्ड करो या फर्म को सोल्ड करो या कोई कंपनी को सोल्ड करो, ठीक है, या कोई कंपनी को सोल्ड करो, ठीक है। तो आप गुड्स जब भी क्रेडिट पर सोल्ड करोगे तो वैसे ये बात बताइए मुझे कि ये लोग हैं कौन, राम श्याम मोहन, कोई कंपनी या कोई फर्म, ठीक है। ये लोग आपके बेसिकली हैं कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स, ठीक है। ये लोग आप कस्टमर है और कस्टमर्स को आपने गुड्स क्रेडिट पर बेचा है, लेकिन अकाउंट्स के टर्म में हम उन्हें कस्टमर ना कह के हम लोग उन्हें बुलाते हैं डेटर्स, ठीक है, डेटर्स, ठीक है। तो हम लोग अकाउंट्स के टर्म में इन्हें डेटर्स बुलाते हैं। कहने का मतलब क्या, जब व्हेन द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, दे आर नोन एज डेटर्स इन अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये था डेटर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब और अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ठीक है। ए या तो मुझे भी ले सकते हैं, ये मिस्टर ए है, ठीक है। इसकी एक बुक्स की शॉप है, ठीक है। ये दरवाजा ऐसे मैंने बनाया हुआ है, इसकी एक बुक्स की शॉप है, ठीक है। किसकी शॉप है, बुक्स की शॉप है, ठीक है। और ये सी है, सी है जो कि इनका कोई पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, ठीक है। अब सी क्या करता है, सी मिस्टर ए की दुकान पर आता है, ठीक है। और ए जो कि अब पहले टीचर थे अभी बिजनेसमैन है, ठीक है। बुक्स की शॉप उन्होंने खोली है, यहाँ पर ये रखे हुए हैं ढेर सारे बुक्स, ठीक है। अब सी उनके शॉप पर आता है और कहता है सर मुझे बुक्स चाहिए, ठीक है, 3-4 बुक्स चाहिए। तो ए ब्लाइंड ट्रस्ट कर कर सी को बुक्स दे देता है कि सी तुम बुक्स ले जाओ, ठीक है। लेकिन सी कहता है कि सर हम बुक्स ले जा रहे हैं लेकिन हम आपको पैसा अभी नहीं देंगे, ठीक है, हम आपको पैसा 2 मंथ्स बाद देंगे। तो सी ने क्या किया, उधार पे गुड्स लिया, उधार पे गुड्स परचेज किया, और ए ने क्या किया, ए ने उधार पे गुड्स सेल कर दिया। तो सी, ए के लिए सी क्या हो गया, कहोगे डेटर्स, ठीक है। ए के लिए सी क्या हो गया, डेटर्स हो गया, ठीक है, क्योंकि वो गुड्स उधार पे ले गया, ठीक है। ए, या तो कह सकते हो कि ए ने गुड्स उधार पे बेचा, ठीक है। तो ये था मेरा डेटर्स का कॉन्सेप्ट। अब एक टर्म मैं और आपको देना चाहता हूँ, मिलता जुलता इसी से टर्म है, ठीक है। अब समझिए, जैसे कि ए ने क्या किया, सी को गुड्स सेल किया उधार पर, तो सी डेटर्स हो गया, ठीक है। अब 2 मंथ्स बीत जाने के बाद, अब 2 मंथ्स क्रॉस हो गए या बीत गए, तो मैं ए के पास गया, मैं सी के पास गया और मैंने उससे पैसे मांगे कि लाओ सी मुझे पैसे दो, तुमने कहा था, ठीक है। तो सी ने क्या किया, सी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, कहते हैं अब कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बेवकूफ़ बन गया, धोखा खा गया, ठीक है। सी मेरे अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने मुझे धोखा दे दिया। तो अब मैं क्या करूँ,
सर आप केस कर सकते हो। अरे कैसे करूँ, मेरे और उसके बीच कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना हुआ है, क्या प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरी जगह अगर ट्रू बिजनेसमैन होता, मेरी जगह अगर ट्रू बिजनेसमैन होता तो वो क्या करता, सुनो ना मैं बता रहा हूँ, वो क्या करता कि एक कागज का टुकड़ा लेता, ठीक है, एक बिल बनाता, ठीक है, जिसपे ये सारी बातें वो चीज़ लिखता कि आप मेरे से इस तारीख को बुक लेकर गए हो, आप मुझे इतने तारीख को इतने डेट पर मेरे को बुक्स के पैसे रिटर्न करोगे, और यहाँ पर ये डेट है, यहाँ पर डेट लिखता और यहाँ से ही साइन करवा लेता, ठीक है, साइन करवा लेता। अब मेरे पास तो एक वैलिड प्रूफ बन गया कि अब तो सी कुछ नहीं कर सकता, सी को तो पैसे देने ही पड़ेंगे झक मार के, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस बिल को हम लोग कहते हैं अकाउंट्स के टर्म में बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल का क्या मतलब होता है, जिस बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा रिसीव होगा, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो ये था मेरा डेटर्स का कॉन्सेप्ट और ये था मेरा बिल रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट। डेटर्स का मतलब क्या, कि मतलब जब मैंने आपको गुड्स क्रेडिट पे बेची है, ठीक है, तो उसे कहेंगे डेटर्स, और बिल रिसीवेबल मतलब जिस बिल के अगेंस्ट मेरे को पैसा रिसीव होगा तो वो हो जाएगा बिल रिसीवेबल, ठीक है। अब इससे पहले स्लाइड पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एक मिनट सॉरी, तो हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने डायग्राम से कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ के देखा कि डेटर्स और बिल रिसीवेबल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन के थ्रू इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल इट रेफर्स टू द अमाउंट receivable on account of sale of goods and services rendered by the company in the normal course of businesses, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल एक अमाउंट है जो मुझे मिलना है, किस वजह से या किस कारण से मिलना है, इसलिए मिलना है क्योंकि मैंने गुड्स बेची है या सर्विसेज रेंडर की है कंपनी के द्वारा, और इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसेस आप कह सकते हैं रूटीन कोर्स, जो हमारा डे टू डे एक्टिविटी चलता रहता है बिजनेस में, उसे कहता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल दो चीज इंक्लूड करता है, ऑलरेडी मैंने पिछले कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इंक्लूड करता है डेटर्स ऑफ बिल रिसीवेबल। अब एक एग्जांपल से समझ, इसको डेफिनेशन के तौर पर समझ लेते हैं। डेटर्स रिप्रेजेंट अ पर्सन टू होम फर्म हैज सोल्ड गुड्स ऑन सर्विसेज ऑन क्रेडिट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। वही चीज मैंने बताया, डेटर्स कोई पर्सन है to whom the firm has sold goods on credit, ठीक है, जिसको फर्म ने गुड्स क्रेडिट पर बेचा है, ठीक है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ करेंट एसेट्स। तो ये कैटेगरी करेंट एसेट्स के कैटेगरी में आता है, ये इसलिए आता है करेंट ऑफ कैटेगरी के करेंट एसेट्स में, क्योंकि देखिए ये काम करेंट एसेट्स क्या होता है, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर 1 ईयर, और ये डेटर्स जो कि हम लोग डील करते हैं बेसिकली, हम लोग 1 साल के अंदर में हम लोग पैसा रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको करेंट एसेट्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, गुड्स हैव बीन सोल्ड टू रवि ऑन क्रेडिट 1000, ठीक है, मैंने गुड्स बेचा रवि को 1000 में, वो ऑन क्रेडिट पर, ठीक है, लेकिन वो जब तक डेटर रहेगा जब तक उसका फुल पेमेंट वो ना कर दे। तो ये था डेटर्स का कॉन्सेप्ट। Bill receivable, it means the bills of exchange accepted by the debtor, the amount of which will be received on a specified date. It also comes under the category of current assets. 1 साल के अंदर अब उसको पैसा मिल जाएगा। तो ये था बिल रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायग्राम फॉर्म में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। अब आते हैं ट्रेड पेबल्स का। जैसे ट्रेड रिसीवेबल था वैसे ट्रेड पेबल्स है, उसको भी समझने के लिए हमें एक अलग से ब्लैंक प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या होता है। लेकिन उससे पहले ट्रेड पेबल समझा देता हूँ क्या होता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, ठीक है। ये क्या है, अमाउंट हमको पे करना है, किस लिए पे करना है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज की है या सर्विसेज लिया है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ
बिजनेस में, ठीक है। अभी इंक्लूड्स करता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर्स, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं फिर उसको आपको समझा देंगे एग्जाम्पल तौर पे। तो क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम एन एंटरप्राइज ऑफ फर्म purchase goods and services on credit, ठीक है। it comes under the category of current liabilities. Example, goods worth rupees 1000 purchased from Raghu on credit, he will continue to remain the creditor of the firm unless a full payment is made to him. उसी तरह है bills payable. It means the bills of exchange accepted by the firm to pay the fixed amount on a specified date. It also comes in the category of करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के लिए इसलिए आता है क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ऑब्लिगेशन है कि 1 साल के अंदर मेरे को उसका पैसा पे करना है, ठीक है। तो चलिए अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। 3-4 दिन पहले हम लोग ने परचेज का कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट सीखा था? परचेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेल और परचेज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने परचेज की बात की थी कि हम लोग परचेज हमेशा गुड्स में करते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा परचेज गुड्स में करते हैं, ठीक है। हम लोग ने उसमें ये भी सीखा था कि परचेज की जब भी बात करेंगे तो 2 तरह का परचेज होगा, या तो होगा कैश परचेज या तो होगा क्रेडिट परचेज, ठीक है। यही होगा, ठीक है। कैश परचेज को अभी हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि कैश परचेज बहुत इजी हो जाता है, चाहे कैश परचेज सेल परचेज हो, उसका पेमेंट्स या पैसा रिसीव करना बहुत इजी हो जाता है। हम लोग मेन देखेंगे क्रेडिट परचेज, ठीक है। जब मैंने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, ठीक है, जब मैंने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, किससे परचेज किया? सपोज करिए मैंने गुड्स परचेज किया ए से, फिर मैंने परचेज किया बी से और सी से। मैंने 3 लोगों से गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर। तो ऑब्वियसली ये 3 लोग हम लोग नॉर्मल टर्म्स में हम लोग सप्लायर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। या हम लोग सप्लायर कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे गुड्स सप्लाई किया है और मैंने उस गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पर, ठीक है। पैसा तो अभी मैं नहीं दूंगा, पैसा तो बाद में दूंगा, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल टर्म्स में उसको सप्लायर कहते हैं, लेकिन अकाउंट्स के टर्म में हम लोग इन्हें कहते हैं क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर, क्योंकि मैंने इनसे गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया, उधार पे परचेज किया। तो ये था क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट। और अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये ए है, ठीक है, ये एक शॉप है और ये सप्लायर है, ठीक है। सप्लायर में आप बी ले सकते हो, ठीक है। बी सप्लायर है, ठीक है। अब क्या हुआ, सप्लायर की एक शॉप है बुक्स की, ठीक है। और ए क्या हुआ, ए ने गुड्स परचेज किया सप्लायर से, ठीक है। ए ने गुड्स परचेज किया सप्लायर से, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, अब ए ने गुड्स परचेज किया सप्लायर से, लेकिन कैश बेसिस पर नहीं किया, उसने क्रेडिट बेसिस पर किया, ठीक है। कैश बेसिस पर उसने नहीं किया, क्रेडिट बेसिस पर किया। अब कैसे समझ लीजिए, ए आया, ठीक है, कहा सप्लायर से कि भैया मेरे को गुड्स परचेज करना है, ठीक है। तो सप्लायर ने कहा ठीक है परचेज कर लो, लेकिन ए ने कहा कि मैं गुड्स परचेज कर लूंगा, लेकिन मैं आपको उसका पेमेंट 2 मंथ्स बाद करवाऊंगा, ठीक है। तो 2 मंथ्स के बाद करवाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब ए क्या बन गया, ए क्रेडिटर बन गया, ठीक है। ए क्रेडिटर बन गया क्योंकि उसको ए को क्योंकि उसको एस सप्लायर को बी को पैसा, जो कि सप्लायर उसको पैसा पे करना है, ठीक है। कोर्स में परचेज किया लेकिन पैसा उसने नहीं दिया, तो ऑब्वियसली वो क्रेडिटर हो गया, ठीक है। अब वही काम जैसे कि सेल के केस में बताया था कि मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट करके सप्लायर ने इसको गुड्स परचेज गुड्स सेल कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, अब सप्लायर भी धोखा खा गया, तो ऑब्वियस ही बात है, अब उसने भी क्या होगा, वो भी अगर ट्रू बिजनेसमैन होगा तो वो भी एक क्या करेगा, बिल बनाएगा, बिल पे डेट लिखेगा, साइन करवाएगा, ठीक है, और एक एविडेंस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस बिल को कहते हैं हम लोग बिल्स पेबल, मतलब इस बिल के अगेंस्ट पैसा पे करना है, ठीक है। जैसे कि बिल रिसीवेबल में क्या था कि किसी बिल के अगेंस्ट पैसा मैंने पैसा रिसीव करना है, तो ऑब्वियसली बिल पेबल में भी यही है कि किसी बिल के अगेंस्ट पैसा पे करना है, ठीक है, मेरे को पैसा पे करना है। तो ये था बिल्स पेबल का क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। आज बस मैं वीडियो को इतना ही रख रहा हूँ, कल के क्लास में कुछ हम लोग और अकाउंटिंग के टर्म्स को क्लियर करेंगे, और ठीक है। तो टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।